प्रोटेक्शन चाहिए। अमरजीत बुरी तरह काम जाता है। क्लार्क तुरंत मोहन को ऑफिस से बाहर भेज देता है। फिर वो अमरजीत के सामने बैठकर शांत आवाज में कहता है, देखो ये इंडियंस बहुत गुस्से में हैं। अगर चाहें तो तुम्हें अभी के अभी मार सकते हैं, लेकिन अगर तुम हरबख्श सिंह के खिलाफ हमारी मदद कर दो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अमरजीत की आवाज कांप रही होती है। वो धीरे से कहता है, सर मेरी पूरी फैमिली पंजाब में है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं बस उन्हें यहाँ लाकर एक सेफ जिंदगी और अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ। क्लार्क कहता है, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, लेकिन पहले मुझे हरबख्श के बारे में सब कुछ बताओ। तो अमरजीत कहता है, सर पाकिस्तान से लौटने के बाद हरबख्श पूरी तरह बदल गया है। उसके घर पर लगातार पाकिस्तानी आते रहते हैं, बस मुझे ये नहीं पता कि उनके बीच क्या बात होती है। सर हरबख्श की बातों में आकर मैं इस सब में फंस गया, मुझे खालिस्तानी बनना ही नहीं था। तो क्लार्क सीधा सवाल करता है, फिर तुम उसे रोकते क्यों नहीं? अगर वो पाकिस्तानियों से मिल रहा है तो इसका मतलब साफ है वो भारत के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। तो अमरजीत रोती हुई आवाज में कहता है कि सर मेरी हालत देखिए, मैं बस पैसे के लिए उसके साथ हूँ, पैसे वही देता है। यहाँ क्लार्क थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, बस एक काम करो, ये पता लगाओ कि हरबख्श और पाकिस्तानियों के बीच क्या बात होती है। क्लार्क उसे कुछ पैसे देकर वहां से भेज देता है। उधर पेरिस में एजेंट जिंदल मोहन और क्लार्क के काम से बड़ा खुश था, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी, सोफी। उससे मिले हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन अभी तक सोफी की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। अप्रैल 1985 अचानक जिंदल के फोन पर कॉल आता है। कॉल सोफी का था। वो सीधे कहती है, तुम्हें ऑस्ट्रिया आना होगा, मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला है। 6 अप्रैल 1985 जिंदल ऑस्ट्रिया पहुंचता है। एक कैफे में उसकी और सोफी की मुलाकात होती है। सोफी कहती है, जनवरी में तुमसे मिलने के बाद मैंने हरप्रीत आहूजा को ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते करते सोफी इस्ब्रक शहर के एक रेस्टोरेंट तक पहुंचती है। वहीं हरप्रीत मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। सोफी ने यह मौका देखकर उससे कहा, एक इंडियन बिजनेसमैन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। हरप्रीत तुरंत इंटरेस्ट दिखाता है और उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी बातें सुनते ही जिंदल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। 7 अप्रैल 1985 इस्ब्रक एक कैफे में सोफी और जिंदल हरप्रीत आहूजा से मिलते हैं। जिंदल सीधा सवाल करता है, तुमने कैलिफोर्निया क्यों छोड़ा बताओ? तो हरप्रीत कहता है, मेरी लाइफ वहाँ अच्छी चल रही थी, लेकिन जिसके साथ मैं काम करता था अवतार सेठी, उसके साथ जो लोग उठते बैठते थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो ISI और खालिस्तानी टेररिस्ट थे। अवतार सेठी एक गद्दार है, वो BN संधू के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने का काम कर रहा है। और उस पर जिंदल को पूरा यकीन हो जाता है कि हरप्रीत एक सच्चा देशभक्त है। इसीलिए जिंदल एक बड़ा कदम उठाता है। वो सच बता देता है कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं रॉ का एजेंट हूँ। और ये सुनते ही हरप्रीत बिल्कुल हैरान। तो जिंदल शांत आवाज में कहता है, देखो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो। हरप्रीत काफी देर तक तो चुप रहता है, सोचता है, रिस्क को टटोलता है और फिर सिर हिला देता है, मैं तैयार हूँ। उधर लंदन में क्लार्क और मोहन का काम लगातार रिजल्ट्स दे रहा था। तारिक सिद्दीकी पहले से ही सॉलिड इंटेलिजेंस दे रहा था, लेकिन अब अमरजीत ने भी हरबख्श सिंह के बारे में काफी गहरी इंफॉर्मेशन भेजनी शुरू कर दी थी और अब एक्शन का टाइम आ गया था। अगस्त 1985 कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलती है, हरबख्श सिंह एक बार फिर इस्लामाबाद गया हुआ है। एक दिन हरबख्श इस्लामाबाद के पास N5 पाकिस्तान नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला रहा होता है और तभी अचानक रॉन्ग साइड से आती एक हैवी ट्रक सीधे हरबख्श की कार से टकरा जाती है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि कार तुरंत आग पकड़ लेती है। हरबख्श सिंह उस जलती हुई कार के अंदर जिंदा जलकर मर जाता है। रॉ ने भारत के खिलाफ काम करने वाले एक और देशद्रोही को खामोशी से हटा दिया था और लिस्ट में 3 नाम बचे थे, अब्दुल खान, BN संधू और अवतार सेठी। 12 अक्टूबर 1985 कैलिफोर्निया। हरप्रीत आहूजा और सोफी एक नॉर्मल कपल बनकर कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। हरप्रीत अपने पुराने दोस्त पूरन सिंह से मिलता है जो अवतार सेठी का ड्राइवर था। पूरन बताता है, आजकल सेठी काफी टेंशन में है, इंडिया में टेररिस्ट तक पैसे नहीं पहुंच पा रहे। पहले सेठी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल BCCI के द्वारा पैसे ट्रांसफर करता था। इस बैंक का फाउंडर पाकिस्तानी था। दुनिया भर के टेररिस्ट्स, स्मगलर्स और ड्रग लॉर्ड्स इसी बैंक के जरिए अपना ब्लैक मनी वाइट करते थे। लेकिन अब ये बैंक अमेरिकन एजेंसी के रडार पे आ चुका था। इसीलिए सेठी अब BCCI का यूज नहीं कर पा रहा था।
कुछ दिनों के बाद आहूजा अवतार सेठी से उसके ऑफिस में मिलते हैं। मीटिंग में आहूजा सेठी को भरोसे में ले लेता है। वो कहता है, ऑस्ट्रिया में मेरे स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर मैं तुम्हारी आतंकी फाइनेंसिंग में मदद कर सकता हूँ। सेठी एक बार फिर हरप्रीत आहूजा को अपनी कंपनी में जॉब दे देता है। अगले 4 महीने आहूजा और सोफी सेठी के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क, कॉन्टैक्ट्स, रूट्स और ISI कनेक्शंस की डिटेल बाय डिटेल इंटेलिजेंस इकट्ठा करते रहते हैं। फरवरी 1986 जिंदल उन्हें कॉल कर कैलिफोर्निया छोड़ने को कहता है। आहूजा और सोफी छुट्टी का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। मार्च 1986 कैलिफोर्निया। अवतार सेठी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर कहती है, सर, इंडियन एम्बेसी से कोई आपसे मिलने आया है। सेठी चौंक जाता है। डिप्लोमेट्स का आना जाना उसके लिए नया नहीं था, लेकिन अब तक वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स होते थे। इंडियन डिप्लोमेट पहली बार आया था। सेठी कहता है, भेजो अंदर। अंदर आता है एक आदमी, रंजन गुप्ता, इंडियन एम्बेसी से। सीधा बोलता है, मिस्टर सेठी, हमें आपके और BN संधू के बारे में सब पता है। हमें ये भी पता है कि आप ISI और अब्दुल खान के लिए काम कर रहे हो। तो सेठी एक्टिंग करता है, अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो एक ईमानदार बिजनेसमैन हूँ। रंजन गुप्ता कोई बहस नहीं करता। वो एक फाइल उठाकर सीधा सेठी के टेबल पे पटक देता है। फाइल के अंदर बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं, संधू और अब्दुल खान के साथ सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सॉलिड प्रूफ्स। और ये देखकर अवतार सेठी का चेहरा उतर जाता है। रंजन गुप्ता ने सेठी की आंखों में सीधा देखकर कहा, मिस्टर सेठी, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अब सब सच बता दो। ये सुनकर अवतार सेठी बिल्कुल टूट जाता है। सारी एक्टिंग खत्म हो जाती है। वो रोते हुए अब्दुल खान और BN संधू के पूरे नेटवर्क का सच उगल देता है। इसके बाद रंजन गुप्ता सेठी को कैलिफोर्निया के ही एक सेफ हाउस में शिफ्ट करा देता है। वहीं पहले से मौजूद होता है एजेंट मोहन। सेफ हाउस के अंदर लगातार 6 घंटे इंटरोगेशन चलता है। सेठी एक एक करके उन सब ISI ऑफिसर्स का नाम बता देता है जो अब्दुल खान और संधू के साथ मिले हुए थे। उसके बाद सेठी को पेरिस ले जाया जाता है। यहाँ अनुज भारद्वाज और संजीव जिंदल खुद 2 दिन तक उससे इंटरोगेशन करते हैं। सेठी बताता है कि लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर ISI के 6 ऑफिसर्स एक्टिव हैं। यही नहीं, सेठी 27 ऐसे लोगों के नाम भी देता है जो भारत के अंदर रहकर संधू और अब्दुल खान के लिए काम कर रहे थे। तो जिंदल सेठी को आखिरी काम देता है, ISI की अगली चाल का पता लगाओ। सेठी बिना हिचकिचाए हाँ कह देता है और कुछ दिनों के बाद वो 27 नामों की लिस्ट सीधे उस वक्त के गृह मंत्री PV नरसिम्हा राव तक पहुंच जाती है। इसके बाद शुरू होता है एक साइलेंट क्लीनअप। कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए 27 में से 18 लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जुलाई 1986 पेरिस। अवतार सेठी जिंदल को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता है। रिकॉर्डिंग में ISI का एक ऑफिसर भारत पर बड़े हमले की बात कर रहा होता है। जिंदल सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स और फाइनेंशियल प्रूफ्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश करता है। रिजल्ट तुरंत आ जाता है। ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद इंडिया के खिलाफ काम कर रहे ISI एजेंट को UK से तुरंत डिपोर्ट करने का ऑर्डर दे देती है। और इस मामले पर PM राजीव गांधी खुद ब्रिटिश PM मार्गरेट थैचर से फोन पे बात करते हैं। थैचर प्रॉमिस करती है कि BN संधू के खिलाफ एक्शन होगा। नवंबर 1986 लंदन। BN संधू अपने घर में मौजूद होता है जब अचानक लंदन पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। संधू को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके साथ उसके 5 सबसे करीबी साथी भी पकड़ लिए जाते हैं। लंदन में ISI का पूरा नेटवर्क बुरी तरह से हिल जाता है। लेकिन अब्दुल खान अभी भी खुला घूम रहा था। उसे लग रहा था रॉ का असली टारगेट संधू था, वो नहीं। इसीलिए वो बिल्कुल टेंशन फ्री था। जून 1987 लाहौर। अब्दुल खान अपने होम टाउन लाहौर आया हुआ था। एक सुबह नमाज पढ़कर जब वो मस्जिद से घर की तरफ जा रहा होता है, पीछे से पाकिस्तानी रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहने 2 आदमी उसके पास आते हैं। एक पूछता है, भाईजान आप ही लंदन वाले अब्दुल खान है ना? अब्दुल खान कहता है, हाँ मैं ही अब्दुल खान हूँ, क्या काम है मुझसे बताओ। बस इसी जवाब के साथ दोनों रेंजर्स पिस्टल्स निकालते हैं और लगातार 9 गोलियां अब्दुल खान के सीने में उतार देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर आने लग जाते हैं। तब तक वो दोनों रेंजर्स मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से गायब हो चुके होते हैं। सालों से भारत में आतंक फैलाने वाला अब्दुल खान अपने ही देश में दिन दहाड़े मारा जाता है। ऑफिशियल वर्जन में लाहौर पुलिस कहती है ये बिजनेस राइवलरी का केस है, लेकिन ISI हेडक्वार्टर्स में भूचाल आ चुका था
क्योंकि सच ये था, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके घर के अंदर घुसकर उनका सबसे बड़ा ऑपरेटिव को मार चुकी थी। यह था भारत का आतंक के खिलाफ जवाब, ऑपरेशन हॉर्नेट।